लेडीज एंड बॉयज एंड गर्ल्स, बच्चों आप सभी का स्वागत है। नमस्ते। आइए लेट्स कंटिन्यू हमारे इकोनॉमिक्स के डिस्कशन के साथ। लास्ट लेक्चर में वी हैव सीन द चेंजेस इन डिमांड। हमने उसमें देख लिया एक्सपांशन ऑब्लिक कॉन्ट्रैक्शन वर्सेस इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज इन डिमांड, राइट। तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड का वर्सेस शिफ्ट इन डिमांड, चेंज इन डिमांड बिकॉज ऑफ प्राइस वर्सेस चेंज इन डिमांड बिकॉज ऑफ राइस, याद है ना। और ये वाला पार्ट मेनली हमने लास्ट लेक्चर में खत्म किया था। अब हम कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन तो लेने वाले हैं, लेकिन एक पूरा चैप्टर एक बार जब हो जाए तब हम उसके रिवीजन लेते ही हैं हर बार की तरह। अभी के लिए वक्त आ गया कि हम अगले हमारे कॉन्सेप्ट पे चले जाए, जो इस चैप्टर का ऑलमोस्ट हमारा लास्ट वाला चैप्टर है, लास्ट वाला पार्ट है, एंड दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब सबसे पहले सवाल तो ये उठता है कि सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ना क्यों चाहिए, या लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दोनों में डिफरेंस क्या है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बोलता है। अब मुझे ध्यान से देखना, लॉ ऑफ डिमांड just explains the nature of demand, but it doesn't quantify or doesn't measure the change in demand. Law of demand explains the nature of demand with respect to price, the behavior of demand. तो law of demand जो है वो nature explain कर सकता है कि demand कैसे behave करता है, उसका nature क्या है, but वो उसको quantify नहीं कर सकता, वो उसको measure नहीं कर सकता। और डिमांड में होने वाले चेंजेस को क्वांटिफाई करने के लिए, आंकड़ों में न्यूमेरिकल तरीके से उसको मेजर करने के लिए हमको एक स्टेप और आगे जाके पढ़ना पड़ता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक और बार सर क्या था, क्या पढ़ा हमने। लॉ ऑफ डिमांड क्या कर सकता है बच्चों, लॉ ऑफ डिमांड ये बोला कि प्राइस बढ़ेगा ना तो डिमांड कम होगा, ठीक है। अरे पर कितने से प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम होगा। अभी हर चीज की प्राइस बढ़ने के बाद डिमांड सेम अमाउंट से कम होता है, ऐसा तो है नहीं। कुछ चीज़ों की प्राइस बढ़ गई तो डिमांड बहुत कम होता है, कुछ चीज़ों की प्राइस बहुत भी बढ़ जाए तो भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता डिमांड पे। तो एट द एंड अगर प्राइस चेंज हो रहा है तो मेरी डिमांड चेंज होगी, लेकिन इस चेंज को अगर मुझे करना है मेजर, कमन क्या, एक और बार, इस चेंज को मुझे क्या करना है, मुझे करना है मेजर, मुझे उसको करना है क्वांटिफाई, उस चेंज को अगर मुझे मेजर करना है या उस चेंज को अगर मुझे क्वांटिफाई करना है तो मुझे पढ़ना पड़ता है समथिंग कॉल्ड एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पेन को क्या हो गया है, पेन इतना गंदा हैंडराइटिंग क्यों निकाल रहा है भाई। एनीवे, तो समझ गए लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है। लॉ ऑफ डिमांड है ना, सिर्फ ये बोलेगा कि प्राइस अगर बढ़ गई ना तो डिमांड कम होती है, या प्राइस कम हो गई ना तो डिमांड बढ़ती है। अरे भाई कितने से, वो उसको मेजर नहीं करता, कितने से मेजर कैसे करूँ मैं उसको। लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ इतना बोल के खत्म कर देता काम कि भाई प्राइस और डिमांड में ना इनवर्स रिलेशनशिप है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर प्राइस बढ़ जाए तो डिमांड कम होती है, बरोबर। अरे पर कितने से, ये उसको मेजर नहीं करता। और अगर मुझे उस चेंज इन डिमांड को मेजर करना है तो मुझे क्या पढ़ना पड़ता है, इलास्टिसिटी। तो अब हम इलास्टिसिटी से क्या समझते हैं कि हम इलास्टिसिटी में पढ़ने वाले क्या है। तो इलास्टिसिटी, तो यहाँ पे लिखे दिया, लॉ ऑफ डिमांड स्पीक्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ चेंजेस इन प्राइस बट डज नॉट मेजर इट। इलास्टिसिटी विल हेल्प अस टू मेजर द चेंजेस, राइट। तो इलास्टिसिटी हमको करना वाला क्या, इलास्टिसिटी गोइंग टू हेल्प अस टू मेजर द चेंज इन डिमांड। तो अभी इलास्टिसिटी को मैं क्या बोलूंगा, ध्यान से देखना। हम इलास्टिसिटी में क्या चेक करने वाले, हम इलास्टिसिटी में क्या चेक करने वाले कि कोई भी डिटर्मिनेंट अगर चेंज हो जाता है, डिमांड का कोई भी डिटर्मिनेंट चेंज हो जाता है तो डिमांड कितने से चेंज होता है, कितने से ये हम जानते हैं कि डिमांड के डिटर्मिनेंट्स कौन है, प्राइस। तो उस प्राइस में से अगर कोई भी चेंज हो गया ना तो डिमांड चेंज होने वाला है, बट वो कितने से चेंज होगा उसको मेजर कौन करेगा, इलास्टिसिटी। अब अच्छो, मेजर करने के दो तरीके मेरे पास। अगर मुझे मेजर करना है ना तो मेजर करने के दो तरीके, ध्यान से समझना इस बात को। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उससे 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा, फोकस करना। एक तरीका है एब्सोल्यूट तरीका मेजर करने का, और दूसरा तरीका रहता है कि मैं उसको रिलेटिव तरीके से मेजर करूं। और रिलेटिव तरीका बोलो या परसेंटेज तरीका बोलो, और ये क्यों ज़्यादा बेटर है ये हम देखने वाले। से बच्चों मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। से एक कंपनी है टाटा लिमिटेड, ओके, और एक दूसरी कंपनी जिसका नाम है टाटा लिमिटेड, ओके। अब टाटा लिमिटेड जो बच्चों ध्यान से देखना, मान लेते हैं इसमें 10 लोग हैं। टाटा लिमिटेड जो है, सॉरी मान लेते टाटा लिमिटेड जो है, चलो उस टाटा लिमिटेड में से मान लेते 2 लोग काम छोड़कर चले गए। टाटा लिमिटेड था, उसमें से भी 2 लोग काम छोड़कर चले गए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि दोनों में से टेंशन की बात ज़्यादा कहाँ पे। टाटा लिमिटेड में से 2 लोग काम छोड़कर चले गए, तो ये टाटा लिमिटेड मेरी कंपनी मान लीजिए, उसमें से 2 लोग काम छोड़कर चले गए। और एक टाटा, हम तो जानते ही, उसमें से 2 लोग काम छोड़कर चले गए। तो अब अगर मैं आपसे पूछूँ, अगर लोग काम छोड़कर जा रहे हैं तो मैनेजमेंट पर टेंशन तो आता है, बताइए टेंशन ज़्यादा कहाँ होगा। तो क्या आप ऐसा बोलोगे, सर देखो टाटा में से भी 2 लोग गए हैं और टाटा में से भी 2 लोग गए, तो दोनों जगह पे सेम टेंशन रहेगा ना, 2 लोग गए दोनों जगह से।
अब व्हाट इफ आई गिव एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि टाटा लिमिटेड में मान लेते थे ही 10 लोग, उसमें से 2 लोग काम छोड़कर चले गए, और टाटा लिमिटेड में थे 1000 लोग, उसमें से 2 लोग काम छोड़कर चले गए। अब बताइए ज़्यादा टेंशन का होगा? तब आप बोलोगे ऑब्वियसली ज़्यादा टेंशन टाटा लिमिटेड में होगा। क्यों? क्योंकि 10 में से 2 लोग गए सर, और यहाँ 1000 में से 2 लोग गए, इसमें इतना बड़ा टेंशन का काम नहीं सर। यहाँ पे 1000 में से 2 लोग गए, यहाँ पे 10 में से 2 लोग गए। टाटा लिमिटेड में 10 में से 2 लोग गए, यहाँ पे 1000 में 2 लोग गए, सर टेंशन की इतनी बात नहीं। यही तो चीज़ मैं बोल रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ ऐसा देखता ना कि चेंज कितने से हुआ, टाटा लिमिटेड में से कितने लोग काम छोड़कर चले गए, 2, टाटा लिमिटेड में भी कितने लोग काम छोड़कर चले गए, 2, तो शायद हम ऐसे रिजल्ट पे पहुंचते कि दोनों कंपनी में सेम टेंशन है। बट जब मैं उसको रिलेटिव तरीके से पढ़ता हूँ, ये वो एब्सोल्यूट तरीका। एब्सोल्यूट तरीका क्या है? एग्जैक्ट न्यूमेरिक वैल्यू। क्या कि कितने लोग काम छोड़कर गए? 2, नॉट इन रिलेशन टू एनीथिंग, बस इतना ही कि 2 लोग काम छोड़कर चले गए। कितने में से गए ये नहीं, इन रिलेशन टू वो नहीं देखने कि कितने लोगों में से कितने लोग गए, ऐसा रिलेशन मत देखो, सिर्फ देखो कितने लोग गए, 2, कितने लोग गए, 2, खत्म। तो दोनों में अगर ऐसा हम पढ़ते तो शायद हमको ऐसा लगता कि टाटा और टाटिया में दोनों जगह पे सेम टेंशन होगी कि दोनों जगह से 2 लोग काम छोड़कर चले गए। बट द वेरी मोमेंट आई गिव एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि यार इसमें 10 थे और 10 में से 2 गए, रिलेटिव तरीके से हम पढ़ रहे हैं, 1000 में से 2 गए, तब आप ज़्यादा सही तरीके से इनको कंपेयर करके कर पा रहे हो, एंड यू आर एबल टू क्लियरली से कि सर टाटिया लिमिटेड में ज़्यादा टेंशन होगा कि 10 में से 2 लोग गए, यहाँ पे तो 20% लोग चले गए सर, यहाँ पे तो 1000 में से 2 गए, इतने टेंशन की बात नहीं। आपने क्या किया? आपने मेजर किया है, आपने मेजर किया कि कितने से चेंज हुआ लेबर फोर्स। आपने मेजर किया ना कि कितने से लेबर फोर्स चेंज हो गया टाटा लिमिटेड में और टाटा लिमिटेड में, लेकिन आपने रिलेटिव तरीके से मेजर किया कि सर यहाँ पे 20% से चेंज हुआ, और यहाँ पे अगर हम निकालें यस नो, तो सर यहाँ पे अगर हम निकालने जाए तो आपको समझ में आएगा सर 0.2% से चेंज हुआ, सिर्फ 0.2% से यहाँ पे लेबर फोर्स में चेंज आ रहा है, जबकि यहाँ पे 20% से, इसको अगर मैं इंटू 100 करूँ तो सर 20% से लेबर फोर्स चेंज हो गया। यहाँ पे 20% लोग काम छोड़कर चले गए, यहाँ पे सब 0.2% लोग काम छोड़ के चले गए। अब आपने क्या किया? आपने मेजर किया परसेंटेज में, और जब आप मेजर करते हो परसेंटेज में तब एक्चुअली हम इसको ज़्यादा अच्छे से कंपेयर कर पाते हैं। तो बच्चों सेम चीज़ अभी हमको इलास्टिसिटी में भी समझना है। हम इलास्टिसिटी में क्या करने वाले? हम इलास्टिसिटी में मेजर करने वाले कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड चेंज हो गया, क्या चेंज हो गया? डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। तो अगर कोई भी डिमांड का डिटर्मिनेंट चेंज हो गया तो डिमांड चेंज होगी, पर वो डिमांड कितने से चेंज होगी, ये इलास्टिसिटी को क्या करने वाला है? इलास्टिसिटी को मेजर करने वाला है। और ये मेजर करेगा लिंक कौन से तरीके से? ये मेजर करेगा परसेंटेज में। कम और किस में मेजर करेगा? परसेंटेज में। तो परसेंटेज आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर पिक्चर दे पाता है कि भाई चेंज कितना हुआ। सिर्फ ये मत देखो कितने में से कितना चेंज हुआ, ये देखो। जैसे एक और लास्ट एग्जांपल दूंगा। मान लेते बच्चों मेरा वेट अगर 2 किलो से कम हो जाए, तो यार ये कहने वाली बात मैं बोलूंगा यार कि मेरा वेट है ना 2 किलो से कम हो गया। यही मान लेते हाथी का वेट 2 किलो से कम हो गया, तो हाथी का वेट 2 किलो से कम हो गया, तो वहाँ पे इतनी सोचने वाली बात नहीं है। हाथी ऐसा नहीं बोलेगा मैंने वेट लॉस किया है। अरे वो क्या है, उसने पानी पिया रहेगा, जाके आया रहेगा टॉयलेट में, 2 किलो वेट, 2 किलो क्या 2-4 लीटर तो वो हाँ मुद्दा होगा। तो हाथी का वेट 2 किलो से कम हो गया तो लगे चर्चा नहीं होती है यार फैट लॉस कर रहा है, वेट लॉस है, ग्रेट मैन, गेट इन शेप है। मैं 2 किलो लॉस करूँ तो समझ में आता है कि अपना वेट ही कितना है भाई, 70 में 2 किलो तुम्हारे जा रहे। हाथी 3 टन 2 टन क्या मालूम कितना रफली है, बट आई थिंक इट्स 2 टन, अराउंड 2-3 टन। 2-3 टन में हाथी के 2 किलो कम हो गए। समझ में भी नहीं आएगा उस हाथी को 2 किलो कम हो गए उसके, कोई उसको बोलेगा भी नहीं यार तेरा फैट लॉस हो रहा है मैन। यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब चेंज होता है ना, तो चेंज को मेजर करने के 2 तरीके कि 2 किलो मेरे कम हो गया, 2 किलो हाथी के वेट कम हो गया। बट उसको और अच्छे तरीके से तब समझा जाता है जब आप उसको रिलेटिव तरीके से समझते हो कि मेरा 2 किलो वेट किस में कम हुआ, कितना था पहले उसमें कितना कम हुआ। हाथी का वेट 2 टन, उसमें 2 किलो कम, ये क्या बोलने वाली बात है? वेरी इंपॉर्टेंट बड़ी हाँ से समझ में आया। तो अब हम इलास्टिसिटी में भी क्या करेंगे, हम मेजर करेंगे कि डिमांड कितने से चेंज हुआ। तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा? इलास्टिसिटी का फॉर्मूला रहेगा परसेंटेज चेंज से इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड या परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन डिटर्मिनेंट, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन डिटर्मिनेंट। तो पहली बात मैंने आपको सिर्फ अब तक ये सिखाया कि हम चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन डिटर्मिनेंट नहीं लिख रहे, हम लिख रहे परसेंटेज चेंज इन डिमांड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपॉन परसेंटेज चेंज इन डिटर्मिनेंट। ओके, अब अगर ये इलास्टिसिटी का इन जनरल फॉर्मूला आपको समझ में आ गया है, अब देखिए इलास्टिसिटी के हमको टाइप्स क्या क्या पढ़ने हैं। तो मुझे सबसे पहले समझना है एक कॉल्ड एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरा मुझे क्या पढ़ना है? मुझे पढ़ना है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और लास्ट में हमको एक और पढ़ना, दैट इज क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, राइट। तो ये क्या है, क्या ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी, और ये क्या क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। सर मतलब क्या बोलना चाहते हो बच्चों, ध्यान से देखना। डिमांड के डिटर्मिनेंट्स कौन है, PRICE प्राइस, मतलब इन पांचों में से कोई भी चेंज हो गया तो डिमांड चेंज होता है। हाँ सर, अब इन पांचों में से ये दो छोड़ दूं मैं, तो अगर प्राइस चेंज हो गया तो डिमांड कितने से चेंज होता है, ये मेजर करता है प्राइस इलास्टिसिटी। अगर इनकम चेंज हो गया तो आपका डिमांड पे कितना इंपैक्ट गिरता है, ये मेजर करेगा इनकम इलास्टिसिटी। और अगर किसी और की प्राइस, आर क्या है, रिलेटेड गुड्स, अगर रिलेटेड गुड्स की प्राइस अगर बदल जाए तो डिमांड पे कितना इंपैक्ट पड़ता है उसको मेजर करेगा, रिपीट क्या, उसको मेजर करेगा इलास्टिसिटी। कौन सा इलास्टिसिटी, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। तो फर्क क्या हुआ, फर्क ये हुआ कि लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ यही बोलता था कि भाई प्राइस बदलता है तो डिमांड बदलता है, और उसको मेजर नहीं करता। वो इलास्टिसिटी विल हेल्प अस टू मेजर इट कि डिमांड कितने से चेंज हो रहा है, और हम मेजर करेंगे, बट हम मेजर भी किस में करने वाले, परसेंटेज फॉर्म में। वो क्यों परसेंटेज है, पहले मैंने वो एक्सप्लेन किया। हाँ सर, अब प्राइस बदल गई तो डिमांड कितने से चेंज हो जाएगी उसको मेजर करेगा, रिपीट, प्राइस बदलेगा तो डिमांड बदलता है, ये मुझे पता है, उसके लिए इलास्टिसिटी की जरूरत नहीं है। बट अगर प्राइस बदल गया तो डिमांड कितने से बदलता है, ये अगर आपको मेजर करना है, मेजर, तो आपको पढ़ना है प्राइस इलास्टिसिटी। इनकम बदल गया तो डिमांड कितने से बदलता है, ये आपको मेजर करना है, तो दैट इज इनकम इलास्टिसिटी। अगर किसी रिलेटेड गुड की प्राइस बदल गई तो अपनी डिमांड कितने से चेंज हो जाती है, अगर आपको मेजर करना है तो आपको पढ़ना है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। तो सबसे पहली बात दिमाग में बार 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 मैं एक ही चीज़ हैमर करना चाहता हूँ कि इलास्टिसिटी करता है मेजर, और वो भी हम मेजर करते वक्त ऐसा नहीं देखने वाले चेंज इन डिमांड, हम देखने वाले परसेंटेज चेंज इन डिमांड। और परसेंटेज क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। परसेंटेज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्पल याद रखेंगे, मेरा वेट वर्सेस हाथी का वेट, मेरे 2 किलो कम हो जाए, शायद चर्चा होगी, सर वेट लॉस पे हो, हाथी 2 किलो कम कर रहा है, समझ में भी नहीं आएगा। गड्ढे में पानी 20-30 लीटर तो पानी पी के वो, हाँ समझ गया आप, वो करता होगा 20 लीटर तो ऐसे कम होता होगा, बिफोर वाटर एंड आफ्टर वाटर। 2 किलो क्या देखे हाथी में, 2 किलो कम कैसे हो गए, गड्ढे में पानी बड़ी, हाँ सर समझ में आ गया। चलिए अब मैं शुरू करने वाला हूँ सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी के साथ। अब इलास्टिसिटी का इन जनरल फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन डिटर्मिनेंट। ओके, अब यहाँ पे सिर्फ जब प्राइस चेंज होती है तो हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जब इनकम और क्रॉस प्राइस देखते हैं हम तो डायरेक्टली हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज चेंज इन डिमांड बोलते हैं, सिर्फ डिमांड। क्वांटिटी डिमांडेड ये वर्ड हमेशा सिर्फ जब प्राइस चेंज हो जाए तब वर्ड यूज करना चाहिए। प्राइस छोड़कर बाकी कोई भी अगर चेंज हो जाए, दूसरे फैक्टर राइस वाला अपना वो चेंज हो जाए ना, तो आपको शब्द का इस्तेमाल करना है सिर्फ चेंज इन डिमांड। प्राइस की वजह से चेंज हो तो क्या बोलना है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और दूसरे फैक्टर्स की वजह से अगर डिमांड चेंज हो तो आपको क्या बोलना है, चेंज इन डिमांड। फेयर एनफ। हाँ सर, अब मैं आता हूँ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। अब ध्यान से बच्चों, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, इसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन डिटर्मिनेंट। बोला था आपने इलास्टिसिटी के यहाँ पे। अब ये डिटर्मिनेंट कौन हो सकता है, डिटर्मिनेंट हो सकता है प्राइस हो, डिटर्मिनेंट हो सकता है इनकम हो, डिटर्मिनेंट हो सकता है क्रॉस प्राइस हो। क्रॉस प्राइस मतलब क्या, किसी और प्रोडक्ट की प्राइस, तो उसको हम बोलते हैं प्राइस ऑफ वाई, प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई मान लो। ओके, सो डिटर्मिनेंट हो सकता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, डिटर्मिनेंट हो सकता है इनकम, डिटर्मिनेंट हो सकता है क्रॉस प्राइस मतलब किसी और प्रोडक्ट की प्राइस, तो उसमें बोलता हूँ पी वाई। पी वाई क्या दिखाता है, प्राइस ऑफ सम अदर कमोडिटी। ये प्राइस क्या है, ये प्राइस कमोडिटी की है, मतलब ऐसा मानना कि ये कमोडिटी है जिसका नाम है एक्स, तो मैं मेजर कर रहा हूँ परसेंटेज चेंजिंग क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स बिकॉज ऑफ परसेंटेज चेंजिंग प्राइस ऑफ एक्स ओनली, इसको प्राइस इलास्टिसिटी बोलते हैं। किसी और की प्राइस बदल गई ये दिखाने के लिए मैं इसको पी वाई बोल देता हूँ कि किसी और की प्राइस बदल गई। और कौन हो सकता है, वो हमारा रिलेटेड गुड हो, सब्स्टिट्यूट हो, कॉम्प्लीमेंट हो, या नॉट रिलेटेड गुड हो। किसी और कमोडिटी की प्राइस बदल गई तो हमारा डिमांड कितने से बदलता है, ये अगर आपको मेजर करना है तो इसके लिए आपको मदद करने वाला है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। हाँ सर, इसमें मैं सबसे पहले आप शुरू कर रहा हूँ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन डिटर्मिनेंट के बदले अब मैं लिखूंगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। डन। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, परसेंटेज चेंजिंग क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये हो गया क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला। ओके, इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के बदले सिर्फ क्या बोलेंगे, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी क्या रहेगा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स बिकॉज ऑफ परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। तो हर बार न्यूमेटर आपका ऑलमोस्ट सेम ही है,
परसेंटेज चेंज इन डिमांड ही है, सिर्फ प्राइस के वक्त बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। सो हर बार आपका न्यूमेटर तो सेम ही है, सिर्फ डिनोमिनेटर बदल रहा है। तो न्यूमेटर में क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन इनकम, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई सम अदर कमोडिटी। अब बच्चों चलिए डिटेल में पढ़ते हैं हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ही, सिर्फ इनकम और क्रॉस प्राइस को बाद में समझेंगे। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अगर डिटेल में समझना है बच्चों तो यहाँ देखेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमको अगला जो टॉपिक इसमें पढ़ना पड़ता है सब टॉपिक, दैट इज डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। क्या रहेगा वो, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। व्हाट डू आई अंडरस्टैंड बाय दिस, चेक डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। ओके, अब डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी मतलब जैसे मैंने आपसे कहा बच्चों, कुछ कुछ चीजें ऐसी रहती है जिनका प्राइस थोड़ा भी चेंज हो गया ना तो उनका डिमांड बहुत ज्यादा चेंज होता है। तो हम बोलेंगे भाई हाई डिग्री ऑफ चेंज है, क्या बोलेंगे इसको, हाई डिग्री ऑफ चेंज है। कुछ कमोडिटीज ऐसे रहते हैं जिनके प्राइस चेंज भी हो जाए ना तो भी उनके डिमांड पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा फर्क। सो ऐसा क्यों होता है वो हम देखेंगे। ऐसा क्यों होता है कि कुछ चीज़ों का डिमांड बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है पर कुछ चीज़ों का बहुत कम गिरता है। लेकिन एनीवे हमको अभी के लिए सिर्फ मेजर करना है उसको। फिर ऐसा क्यों होता है, इसके बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे बच्चों फॉर एग्जाम्पल कोई नेसेसिटी आपके लिए, उसकी प्राइस चेंज भी हो गई तो आप क्या करोगे, आपको लेना ही है, खरीदना ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कल पानी महंगा हो गया, उसकी पानी महंगा हो गया तो क्या बिना पानी के जियोगे, पॉसिबल ही नहीं। सो अगर पानी का प्राइस बढ़ भी जाए तो भी उसका डिमांड ज़्यादा चेंज नहीं होता। ओवरऑल प्राइस अगर मार्केट में बदल भी जाए तो भी शायद उसका डिमांड ज़्यादा चेंज ना हो। क्यों ज़्यादा चेंज ना हो, क्योंकि इट्स अ नेसेसिटी। वह अगर लग्जरियस चीज़ें जो है, लग्जरी गुड्स जो है वो मान लीजिए उनकी प्राइस चेंज होने लग गई। कल मान लेते हैं लग्जरियस गुड्स जितने भी आपके उनकी प्राइस चेंज, जैसे परफ्यूम बहुत महंगा होने लग गया, बहुत हो सकता है आप सोचो लगाना है नहीं लगाना है परफ्यूम, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि एकदम ही नेसेसिटी, नहीं लगा परफ्यूम तो मर ही जाएंगे। आप नहीं मरोगे, आपके बाजू वाले शायद मर सकते हैं पर आप नहीं मरोगे परफ्यूम लगाने पे। अगर आपने परफ्यूम नहीं लगा तो आप थोड़ी मरोगे, हो सकता है आपके बाजू वाले मर जाए पर आप थोड़ी मरोगे। तो वो आपके लिए नेसेसिटी बिल्कुल भी नहीं है। घड़ी बड़ी। सो एसेंशियली हमको पढ़ना क्या है कि अगर प्राइस चेंज होती है तो डिमांड चेंज होता है, अग्री ना, पर मुझे उस चेंज को मेजर करना है और वो भी रिलेटिव तरीके से। क्या चेंज हुआ है बट कितना चेंज हुआ है उसका मुझे एक कैलकुलेशन करना है कि कितना चेंज हुआ है। तो मैं उसे कैसे कैलकुलेट करना लो, मैं देखना लो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और जब हम इस फॉर्मूला को एनालाइज करते हैं वी कम अक्रॉस समथिंग कॉल्ड एज डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। मतलब ये प्राइस इलास्टिसिटी के क्या क्या अलग अलग डिग्रीज है, कितना डिफरेंस गिरता है प्राइस बदलने पे। हो सकता है कुछ लोगों का बहुत ज्यादा डिफरेंस गिरता है डिमांड में, कुछ चीज़ों का ऐसा कि प्राइस बढ़ाओ घटाओ उनका कोई डिमांड चेंज होता ही नहीं, तो उनका डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी कम है। तो हम मेजर करना चाहते हैं डिग्रीज अभी। अब एसेंशियली हमारे पास बच्चों 5 केसेस हो सकते हैं। केस नंबर 1 कि मान लेते हैं कि बहुत चेंज हो रहा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब मान लेते हैं केस 1 परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, डिमांड चेंज ही नहीं हुआ। जब मैंने प्राइस मान लीजिए 30% से कम किया तो भी डिमांड बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। डिमांड बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है, ना डिमांड बढ़ रहा है ना डिमांड कम हो रहा है। मैं प्राइस कम कर रहा हूँ फिर भी ओवरऑल डिमांड चेंज नहीं होता है। अब सबसे पहली बात आपको यह समझना चाहिए द मीनिंग ऑफ द वर्ड परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इस वर्ड को आपको एकदम ध्यान से समझना बच्चों। सी, एक बंदा एक दिन में एक वाटरमेलन खाता है, 1 वाटरमेलन पर डे। आज मान लीजिए वो 5 वाटरमेलन लेकर गया लेकिन उसने वो 5 दिनों में ही खाया, तो क्या आप इसको ऐसा बोलोगे उसका डिमांड बढ़ गया? सी, आज कोई ज्यादा खरीद कर लेकर जाए इसको नहीं बोलते कि उसका डिमांड बढ़ गया। डिमांड बढ़ गया कब बोलते, जब उसका कंजम्पशन चेंज हो जाए उसी टाइम में। वो 1 वाटरमेलन एवरीडे खाता है। आज मान लीजिए वो 5 वाटरमेलन खरीद के लेके गया पर 5 दिन का लेकर गया अभी, अब वापस अगले 5 दिन वो आने नहीं वाला, तो क्या आप ऐसा बोल कर यार रोज तो एक लेके आता था? पहले वो रोज आता था एक आता था एक लेके जाता था, रोज आता था एक आता था एक लेके आता था। आज वो आया बोला से एक साथ 5 दे दो मुझे, मैं आने वाला 4 दिन अगले। तो जो फ्रूट वाला है उसको ऐसा लगेगा क्या मेरी डिमांड बढ़ गया यार, पहले 1 लेता था आज 5 ले रहा है। अगर आज वो 5 ले रहा है तो अगले 4 दिन वो आने नहीं वाला। एट द एंड फ्रूट वाले की जो डिमांड थी वो उतनी ही रही कि 1 वाटरमेलन वो एवरीडे उससे लेके जाता है। तो कब कहते हैं कि चेंज हुआ है डिमांड में, जब उतने ही टाइम में आप ज़्यादा खाते हो। हाँ, वो एक ही दिन में अभी 2 वाटरमेलन खाए 3 वाटरमेलन खाए तो उसको कहते हैं कि भाई हाँ देयर इज अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और इसलिए याद है बच्चों मैंने आपको डिटेल में कहा था कि जब भी आप प्राइस बोलो डिमांड बोलो 3 चीज़ें बोलनी पड़ती है, प्राइस, क्वांटिटी, पर यूनिट ऑफ टाइम। और इसलिए मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि डिमांड इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, डिमांड इज ऑलवेज इन रिलेशन टू टाइम। आपको ये बोलना है कि एक शर्ट में खरीदूंगा 2000 रुपये में एक वीक में, तब जाके डिमांड कंप्लीटली एक्सप्रेस होती है।
तो डिमांड चेंज हो गया, ये कब कह सकते हैं हम? जब पर यूनिट ऑफ टाइम, कौन क्या, जब पर यूनिट ऑफ टाइम अगर आप ज्यादा कंज्यूम करने लग जाओ तब कहना कि हाँ वो डिमांड बढ़ गई है, या उतने टाइम में अगर आप कम करो तो बोलना कि डिमांड कम हुई है। आप ज्यादा खरीद कर लेकर गए इसको नहीं कहते कि डिमांड ज्यादा हुई आपसे, उसका कंजम्पशन भी बढ़ना चाहिए। आज आप 5 वाटरमेलन लेके गए लेकिन 5 दिन का, आप 5 वाटरमेलन लेके गए लेकिन 5 दिन का, तो इसको थोड़ी ना कहेंगे भाई डिमांड बढ़ गई। एक वाटरमेलन 1 दिन का लेके आते थे, पहले रोज आते थे, रोज लेके जा रहे थे, आज एक साथ 5 लेकर गया, 5 दिन नहीं आओगे, इसको थोड़ी ना कहेंगे डिमांड बढ़ गई। तो अभी शुरू करते हैं। सबसे पहला केस, हो सकता है कि आपने प्राइस चेंज की लेकिन डिमांड में कोई चेंज ही नहीं हुआ, आपने प्राइस पे 20% ऑफ दिया, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस न्यूमरेटर कितना है, डिनोमिनेटर सॉरी, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है, आपने 20% ऑफ दिया, आपने 30% ऑफ दिया, आपने 50% ऑफ दिया। बट ऐसा हुआ, मान लेते कि देयर इज नो चेंज इन डिमांड, डिमांड चेंज ही नहीं हो रहा, आप बोले ऐसा क्यों, प्राइस कम हो रही तो सामने वाला ज्यादा क्यों ना खरीदे। एग्जाम्पल लेते बच्चों, मान लेते ये ऐसा कब होता है, ये होता है इन केस ऑफ एक्सट्रीम नेसेसिटीज। कौन से केस में देखने के लिए मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा इन केस ऑफ एक्सट्रीम नेसेसिटीज। सर मंझे का है, मंझे बच्चों, मान लेते आई एम हार्ट पेशेंट, मान लेते मैं हार्ट पेशेंट हूँ, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, मुझे मेरे दिल में दर्द मैंने क्या है, मेरा दिल में दर्द है। अब मान लीजिए मुझे डॉक्टर ने कहा है कि ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए यू शुड टेक 1 टैबलेट एवरी डे। कौन क्या बोला उसने, 1 टैबलेट एवरी डे। ब्लड प्रेशर आपको मेंटेन करना है तो यू शुड टेक 1 टैबलेट एवरी डे। अब मान लेते हैं कि आज जो ब्लड प्रेशर की टैबलेट थी उसकी प्राइस 5 रुपए से कम हो गई, या चलो मान लो उसकी प्राइस 10% से कम हो गई, तो अभी क्या मैं प्राइस कम हो गई इसलिए 1 डजन भर दवाई खा लूंगा आज ही, अरे आज सस्ता प्राइस है आज ही डजन भर खा के रख देते, मतलब लोड नहीं। अगर मैंने 1 डजन भर टैबलेट ब्लड प्रेशर के आज ही खा लिए तो लाइफ में मैं अब और कुछ नहीं खा पाऊंगा, ये आखिरी वक्त होगा। अच्छा मान लीजिए ऐसा हो गया कि ब्लड प्रेशर की टैबलेट महंगी हो गई, तो मैं कैसा बोलूंगा, छोड़ नहीं लेने का, नहीं लेने का ना, नहीं लेने, मैं नहीं लूंगा, अरे नहीं लूंगा कहते कहते प्रेशर ऐसा बढ़ जाएगा कि लाइफ में फिर और कुछ नहीं ले पाओगे। बोलने का मतलब प्राइस चाहे कम हो ना, मैं डजन भर टैबलेट आज ही खाने वाला हूँ, प्राइस बढ़े तो भी ऐसा नहीं कि मैं टैबलेट नहीं खाने वाला हूँ, मैं 1 टैबलेट एवरीडे खाने वाला हूँ। तुम प्राइस कम करो, तुम प्राइस ना करो, तो ऐसे केस में क्या हुआ है कि देयर इज अ चेंज इन प्राइस बट देयर इज नो, एब्सोल्युटली नो परसेंटेज चेंज इन डिमांड। और वो लोग जो आप में से ऐसा सोच रहे कि सर जब डिस्काउंट मिलेगा तो सामने वाला बंदा ज्यादा खरीद कर लेकर जाएगा, उसको बच्चों चेंज इन डिमांड नहीं कहते, क्योंकि अगर वो 1 महीने के टैबलेट भी लेकर जाए तो भी वो खाने वाला तो 1 महीने में ही है ना। तो रोज वाटरमेलन का मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, रोज आके मैं मेरा 1 वाटरमेलन लेके जाऊँ या 5 वाटरमेलन एक साथ लेके गया लेकिन 5 दिन फिर ना हो, एट दिन डिमांड तो एक ही। फ्रूट वाला क्या सोचेगा, भाई ऐसा भाई है ना 1 दिन में 1 वाटरमेलन खत्म करता है। वैसे ही प्राइस कम हो गया तो सामने वाला ज्यादा खरीदेगा, वो छोड़ो आप, हम उसको चेंज इन डिमांड बोलते ही नहीं, उसको चेंज इन डिमांड बोल नहीं सकते। वो ज्यादा खरीद कर लेके गया, दैट्स अनदर स्टोरी, पर उसकी डिमांड चेंज हुई क्या, अगर वो ज्यादा खरीद कर लेके गया 30 दिन का तो अभी 30 दिन वो आने भी नहीं वाला टैबलेट खरीदने के लिए। सो इससे आपको सबसे पहले ये समझना है कि व्हाट डू आई रियली अंडरस्टैंड बाय द वर्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, हाँ सब समझ में आ गया। तो केस 1 ले रहा हूँ मैं कि मैं प्राइस कम कर रहा हूँ, 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, फिर भी यार मार्केट चेंज ही नहीं हो रहा, डिमांड मार्केट में चेंज ही नहीं हो रहा। तो बोलूँगा यार ये डिमांड है ना, डिमांड मार्केट का, इसकी डिग्री अगर मुझे बतानी है, डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, तो ये आंसर तो मेरा 0 आने वाला है, 0 पॉइंट एनीथिंग इज 0। और जब मेरी प्राइस इलास्टिसिटी 0 आ जाए, क्या आ जाए 0, ऐसे इसको हम कहते हैं द डिमांड इज परफेक्टली इन इलास्टिक। The demand is what? The demand is perfectly inelastic. Demand is क्या? Perfectly inelastic. अब केस 2 लेते हैं, मान लेते बच्चों मैं 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ, मैं 20% डिस्काउंट दे रहा हूँ, मान लेते मैंने ऐसे करते करते मैंने 40% डिस्काउंट दिया, तब जाके 2% से मेरी डिमांड बढ़ी। लो 40% मैंने डिस्काउंट दिया और तब जाके वो उसने 2% से सिर्फ डिमांड बढ़ी। क्या बात है यार, इसको परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं कहेंगे, पर इसको बोलेंगे रिलेटिवली इनइलास्टिक। क्या बोलेंगे? रिलेटिवली इनइलास्टिक। क्या कर रहा हूं मैं हर बार, मैं यही फॉर्मूला जो है उसी फॉर्मूला में सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जो पॉसिबल वैल्यूज है वो लिख रहा हूं कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना है 2%, जब मैंने प्राइस में कितना डिस्काउंट दिया 40%। तो मैं सिर्फ यही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, पर हर बार अलग अलग केस ले रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है। और इस एक चैप्टर में इस एक चार्ट में बच्चों आप देख लेना, आपका सब करोगा। अच्छा बाय द वे, आपको ये चार्ट मेरे साथ ड्रॉ करना है, बिंदास ड्रॉ कीजिए, लेकिन वैसे तो जरूरत नहीं है क्योंकि आपको चार्ट फॉर्मेट में, ये देखिए बच्चों एक चार्ट में सब केसेस मैंने कवर करके दिए हुए, वो भी चार्ट फॉर्मेट में हेडिंग दे देखे कि क्या 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 नहीं। तो आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें मैंने इस चार्ट में यहाँ पे कवर की हुई है।
एक एक चीज़ को यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है, उसका मीनिंग क्या है वगैरह वगैरह सब दिया है। तो आपको ऐसा जैसे लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ कभी कभी हमेशा कुछ लोगों का ऐसा रहता है बिलीफ, जैसे अगर मैं मेरे हाथ से नोट्स बनाऊँ तो नोट्स बढ़िया बनते हैं, ऐसे बिलीफ को मैं मोटिवेट करना चाहूँगा। डेफिनेटली बनाइए, लेकिन याद रखना बच्चों, कुछ बच्चे ऐसा है कि हाँ मैं खुद के नोट्स खुद बनाता हूँ सर, अच्छी बात है, लेकिन अगर तो खुद के नोट्स खुद बनाने में बहुत टाइम घला रहा है तो बहुत बुरी बात है। क्योंकि बच्चों आपको याद रखना, आज से आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, जरा अपने अंदर लाइए वो, और अब मैं प्रोफेशनल कोर्स लाओ ना, जरा आग लाओ ना, जरा चमको ना, लाना पड़ेगा अंदर से। अभी तुम वो ऐसा सोचोगे कि नहीं मैं मेरे नोट्स खुद बनाती हूँ, तो बनाओ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उसका टाइम लग रहा है ना बच्चों, तो ये बहुत गलत बात हो रही है आपसे, ये बहुत गलत बात हो रही है। समझ लेना, हमारे करिकुलम में सिर्फ ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे नोट्स बन गए तो हो गया, आपको सिलेबस भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ना है। फिर ना आई एम वेरी श्योर जो मैंने आपको अगले पिछले 3 लेक्चर में 4 लेक्चर में पढ़ा है, या आपने 12th में आराम से एक दिन सिर्फ डिमांड क्या पढ़ा होगा, एक दिन सिर्फ इनकम चेंज हो जाए तो डिमांड क्या चेंज होता है ये देखा होगा। उतना आपको यहाँ पे अभी प्रोफेशनल कोर्स करता है तो हमको सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ना है। मैं कभी नहीं कहूँगा कि सिलेबस टफ है, क्योंकि एक्चुअली वो नहीं है, सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव है। एट द एंड you need time to revise it well. If you don't revise the entire syllabus well, irrespective of how good I have taught you, irrespective of how good you have studied it, if before the exam you are unable to revise it quickly, believe me dear students, you'll have to pay a very heavy cost अगर आप रिविजन नहीं कर पाए, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से समझा भी होगा, तभी एग्जाम में वो रिप्रोड्यूस होना ज़रूरी है, और उसके लिए ज़रूरी है रिविजन, और उसके लिए हमने बनाए हैं ये चैट्स। तो ये एक्चुअली वेरी ट्रू। आप ये 12th का आपका बुक खोलना, ये कम से कम 2-2, 3-3 पेज भर के लिख के दिया इलास्टिसिटी, जो मैंने चार्ट फॉर्मेट में, कितने लाइंस बोलोगे आप इसको, 10 लाइन के अंदर कवर कर दिया। नहीं, मेरी वाह मत करो, तालियां नहीं बजाने की जरूरत, थैंक यू, मेरी इसमें कोई वाह नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपना प्रोफेशनल कोर्स करते हो आपको थोड़ा अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे अप्रोच सिर्फ ये नहीं रहना चाहिए मुझे अच्छे से समझ में आया कि नहीं, आपका इसके पहले अप्रोच क्या था कि भाई अच्छे से समझ में आया कि नहीं, वही क्वेश्चन मार्क था। भाई पहले अपने कॉलेज में गए, अपन क्लास में गए, वहाँ पे अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले वही क्वेश्चन मार्क है। तो वहाँ तो कोई अच्छे से समझाते तो आपको वही लगता था, अरे भाई बहुत बड़ी बात हो गई, अच्छा बात हो गया यार, अच्छे से समझ में आ गया मुझे, बहुत हो गया। यहाँ पे अच्छे से सिर्फ समझ में, दैट इज नॉट इनफ। यू नीड ब्रिलियंट नोट्स, you need quick tools to revise things, because at the end, just before the examination, you'll have a lot of syllabus to revise, and you do need some smart handy tools to revise it quickly. Else believe me dear students, irrespective of how good you have prepared, irrespective of how good you studied each and every topic during your regular lectures, but that will all go in vain if you are not able to recapitulate it just before the examination, right? So बच्चों, ये चार्ट अगर आपको मेरे साथ निकालना है चलेगा, लेकिन इस नोट्स को बनाने के लिए अगर आपको बहुत टाइम लग रहा है तो ये आदत आपको आगे बहुत प्रॉब्लम देगी। फाउंडेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फाउंडेशन से जब आप आगे निकल जाओगे, इंटर लेवल पे इतना सिलेबस रहता है कि अगर वो आपकी आदत जो है नहीं, मैं मेरे हाथ से नोट जब बनाता हूँ तभी समझ में आता है। गुड, बनाओ नोट्स क्विक, बट इट शुड बी क्विक। सर के साथ साथ मेरे नोट्स बनने चाहिए, सर लिख रहे उतने मेरा भी लिखे होना चाहिए तो चलेगा, नहीं तो ठीक है भैया, फिर आप यही नोट्स देख लेना। हाँ चलिए, तो मैंने केस 2 लिया जहाँ पे मैंने प्राइस बहुत ज़्यादा कम की, लेकिन यार डिमांड में कुछ ज़्यादा खास फर्क पड़ा नहीं। ओके, तो ऐसे केस को क्या बोलते हैं हम, यहाँ पे आंसर क्या आएगा बच्चों, जैसे 2/40 है, अरे 2/40 ये आंसर लेस देन 1 आएगा। क्या बोलेंगे इसको, ई का वैल्यू क्या है, यहाँ पे ई का वैल्यू क्या था 0, यहाँ पे मेरे इलास्टिसिटी का वैल्यू क्या होना है लेस देन 1। ऐसे केस को बोलते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक। कौन क्या बोलेंगे इसको, ऐसे इसको बोलेंगे रिलेटिवली इन इलास्टिक। अब मैं ले रहा हूँ केस 3। सर केस 3 में क्या होगा बच्चों, केस 3 में मान लेते हैं ऐसा हुआ कि मैंने 40% से प्राइस कम की और आपने भी 40% से डिमांड बढ़ा दी, मैंने 50% से प्राइस कम की, आपने भी 50% से डिमांड बढ़ा दी। और क्या बात है, मतलब ई का आंसर क्या आ रहा है, ई का आंसर आ रहा है 1, ए का आंसर आ रहा है 1। यहाँ पे क्या था, परफेक्टली इनइलास्टिक है ना, डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक है। मैं इतना प्राइस पे डिस्काउंट होता फिर भी सामने वाला कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। ये तो ना एक नंबर का, मैं तो बोलता हूँ ये तो ना, इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता मैं प्राइस कम करूँ ज़्यादा करूँ, ये तो एक नंबर का मैं बोल रहा हूँ, ये ना परफेक्टली इनइलास्टिक है। ये मैं बहुत ज़्यादा जब दूँ प्राइस भी कम तो जाके थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हैं यार, क्या है रिलेटिवली इनइलास्टिक। यहाँ पे जितना मैं कम उतना आपसे ज़्यादा, मैंने 20% डिस्काउंट, आपका 20% से प्राइस डिमांड बढ़ गया, 30% डिस्काउंट, आपका 30% से डिमांड बढ़ गया। ऐसे केस में बच्चों हम कहेंगे इसको कि यार दिस इज यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक। समझ में आ गया? हाँ सर। केस 4, फोर्थ केस में क्या होगा, फोर्थ केस में बच्चों समझिए क्या होना है। फोर्थ केस में मैंने दिया 20% ऑफ, लगे अगले दिन लाइन लग गई भाई, लाइन अपने सामने लाइन लग गई, लाइन मैंने 20% डिस्काउंट क्या दे दिया, आज 80% ज़्यादा डिमांड कर लिया।
चेंज इन परसेंटेज चेंज इन प्राइस 20, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड परसेंटेज चेंज इन डिमांड 80%। यहां पे हम क्या बोलेंगे, ई का वैल्यू आता है मोर देन 1, और ऐसे केस में कहते हैं इसको रिलेटिवली इलास्टिक। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे हम रिलेटिवली इलास्टिक। ये क्या था, रिलेटिवली इन इलास्टिक, ये क्या था, रिलेटिवली इलास्टिक। आ रहा है समझ में? यस सर। नेक्स्ट, अब लास्ट वाला एक केस देखिए, इसके बाद में 4 केस हो गए। अब हमारा लास्ट फिफ्थ केस में देखिए क्या ले रहा हूं मैंने हार्डली बच्चों 1% डिस्काउंट दिया, या मान लीजिए मैंने सिर्फ 0.25% से प्राइस कम कर दी और अचानक से मार्केट में 10% से डिस्काउंट बढ़ गया और 10% से डिमांड बढ़ गया। मैंने कितना प्राइस कम किया, ऑलमोस्ट 0.25% डिस्काउंट दिया मैंने, ऑलमोस्ट 0 का डिमांड दिया। तो इसी को हम क्या लिखेंगे, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। मैंने 0 से क्या चेंज कर दी रे प्राइस, 0 से प्राइस क्या चेंज कर दी मैंने। तो पहली बात, दिस इज नॉट 0, दिस इज नॉट 0। अगर आप प्राइस चेंज करोगे नहीं तो डिमांड चेंज होने का मतलब ही नहीं। क्यों चेंज होगा डिमांड, डिटरमिनेंट चेंज नहीं हो रहा है अगर, तो डिमांड क्यों चेंज हो, राइट। सो अब ध्यान से समझना, मैंने एक्चुअली प्राइस कम की है, पर कितने से कम किए, मैंने प्राइस कम की है, पर मैंने प्राइस कितने से कम की, 0.25%, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, विच इज कॉमन वर्ड क्या, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। आ रहा समझ। और मैंने इतने से क्या प्राइस कम कर दी, लगे 10% से डिमांड बढ़ गई। अब एनीथिंग अपॉन 0 इज 0, बोलो हाँ, नालायक को मारो खुद को थप्पड़ जिन्होंने हाँ कहा। एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट 0 बाबा, एनीथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट। यहाँ पे ई का वैल्यू होगा इनफाइनाइट, ई का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, इनफाइनाइट। ध्यान से समझना, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज अ वेरी बिग नंबर। 0 इतना छोटा नंबर है कि जब किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो ना, इतना बड़ा नंबर आता है कि हम बोलते हैं कि दैट इज इनफाइनाइट, राइट, इन्फिनिटी। तो इसका हम क्या बोलेंगे, रिलेटिवली इलास्टिक नहीं, अभी तो हम बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक। क्या बोलेंगे इसको हम, परफेक्टली इलास्टिक। तो चलिए बच्चों, मेरे पास आ गए 5 केसेस। 5 केसेस मेरे पास क्या क्या, ध्यान से देखना। ये पहला केस क्या, कि जहां पे ई का वैल्यू क्या है, ई का वैल्यू वापस वंस अगेन एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से। केस 1 हम क्या ले रहे हैं कि भाई मैं प्राइस कम कर रहा हूं पर आप बहुत भाव खा रहे हैं। हम बोलते हैं ना कभी कभी, जैसे मान लीजिए आप नए जब रहते हैं स्कूल कॉलेज में, तो अपन बात करने की कोशिश करते हैं, हाय हाय आई एम सूरज, हाय। सामने वाला हाथ भी नहीं आगे कर रहा, सामने वाला बात भी नहीं कर रहा, सामने वाला नखरे दिखा रहा है। अपन क्या बोलते हैं, भाई बहुत भाव खा रहा है, बहुत खूपच एटीट्यूड है, याला खूपच एटीट्यूड है, बहुत ही एटीट्यूड है यार इसको। एक्चुअली उसको जब आप इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में आप बोलोगे दिस इज ही इज अ परफेक्टली इनलास्टिक पर्सन और शी इज अ परफेक्टली इनलास्टिक पर्सन। मतलब क्या यार, कुछ भी करो यार, ये रिस्पॉन्स ही नहीं देते। प्राइस 10% से 20% से 30% से 50% से मैंने कम कर दी, फिर भी भैया डिमांड में चेंज ही नहीं। दिस इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। ऐसे डिमांड को हम कहते हैं कि भाई ये डिमांड है ना परफेक्टली इनइलास्टिक है, मतलब प्राइस का ये मोहताज नहीं, प्राइस बढ़ाओ प्राइस घटाओ, ये डिमांड ही चेंज नहीं करते। 1 टैबलेट एवरी डे, 1 टैबलेट एवरी डे। चाचा जी जरा लो ना, जरा ज्यादा टैबलेट खाओ ना, आज प्राइस पे डिस्काउंट है, आज टैबलेट पे डिस्काउंट है। तो क्या लगे चाचा जी 12 टैबलेट खा लेंगे, डजन भर टैबलेट खा लिया भाई, आज सस्ता था, आज अपन ने ब्लड प्रेशर के डजन भर खा लिए। ऐसा नहीं होता। तो ये यूजुअली कहाँ देखने के लिए मिलता है, परफेक्टली इनइलास्टिक। देखिए चार्ट में मैंने आपको लिख कर दिया कि कहाँ देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे है परफेक्टली इनइलास्टिक का केस, जहाँ पे हम बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब क्या, P इज इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। जिससे होता क्या है, डिमांड नीदर इंक्रीजेस नॉर डिक्रीजेस विद चेंज इन प्राइस। सब लिख के दिया है चार्ट फॉर्मेट में। एग्जाम में बस आपको ये पढ़ना है 5 के 5 केस, जो आपने जरूर 11th-12th में 2-2, 3-3 पेजेस कवर किए होंगे, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। और बच्चों इससे आपको ये सीखना है कि कैसे चीज़ें आसान हो सकती है। लाइफ में खुद को एक्सक्यूज देना बंद करो कि यार मेरे से होगा क्या नहीं होगा। सी बच्चों, देयर इज अ नाइस सेइंग इन इंग्लिश, इफ यू कीप ऑन डूइंग। जो ज़्यादा ज्ञान में देता नहीं है, राइट, क्योंकि मैं जानता हूँ आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है, बट फिर भी एक सेइंग बोल देता हूँ सिर्फ। इन इंग्लिश में देयर इज अ नाइस सेइंग, इफ यू कीप ऑन डूइंग व्हाट यू हैव बीन डूइंग, यू विल कीप ऑन गेटिंग व्हाट यू हैव बीन गेटिंग। इफ यू वांट समथिंग डिफरेंट, यू हैव टू पुट समथिंग डिफरेंट, राइट। मतलब क्या कि ये कोर्स मेरे से होगा कि नहीं, कई बार बच्चे पूछते हैं सर ये डिग्री हम कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे। वो जब समझिए, हर डिग्री की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट रहती है, हर चीज़ का अपना अपना एक रिक्वायरमेंट रहता है, एक अप्रोच रहता है। वो अप्रोच अगर आप एक्सेप्ट कर लो तो क्यों आपसे नहीं होगा। मेहनती आप हो, आलसी तो नहीं होने चाहिए, नंबर 1 मेहनत लेने का जज्बा होना चाहिए, और बेसिक स्किल्स कुछ होने चाहिए आपके पास। हर कोई कर सकता है डिग्री। फिर
आप समझिए अगर आपने इसको भी 11-12 के एंगल से अपना पूरा नहीं भाई ये एक दिन में हम इतना पढ़ते थे 12th में, परफेक्टली इलास्टिक मतलब क्या वो भी नहीं समझता था मान लो। सो यहाँ पे अभी मैंने क्या किया, आपको समझना है कि सिर्फ अच्छे से समझ में आए ये काफ़ी नहीं है इस कोर्स में, आपको वो रिकैप्चुलेट करते आना चाहिए। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिव है, और जब हम ये सिलेबस पढ़ते हैं तो हमारी तैयारी उस लेवल की होनी चाहिए कि मुझे जब एग्ज़ाम हो तब एग्ज़ाम के पहले 10 घंटे में मैं पूरा सिलेबस ख़त्म कर पाऊँ, प्रॉपर रिविजन कर पाऊँ मैं, और बड़े आसानी से सब कुछ कर पाऊँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड हेंस यू नीड सच चार्ट्स। तो प्लीज़ इस तरीके से नोट्स बनाने की आदत अभी डालिए कि अगर आप ये कोर्स करना चाहते हो तो अगले 3-4 साल आपको ऐसी आदत बड़ी काम आने वाली है। तो चलिए बच्चों, वन सेकेंड, अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो है, राइट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो मतलब क्या, इसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। मतलब ही क्या, ये जीरो आंसर क्यों आया, न्यूमेरेटर जीरो है, मतलब ही क्या, देयर इज परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड जीरो है, देयर इज परसेंटेज चेंज इन डिमांड जीरो है भैया, जबकि परसेंटेज चेंज इन प्राइस बहुत है, प्राइस 10%, 20%, 30% से डिस्काउंट दिया फिर भी डिमांड नहीं चेंज हुआ, इसलिए ई का वैल्यू क्या आ गया, जीरो। इसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। इसका मीनिंग क्या है वो भी लिख के दिया कि डिमांड नीदर इंक्रीजेस नॉर डिक्रीजेस विद अ चेंज इन प्राइस, राइट। और इसका शेप कैसा रहता है, हम शेप हम देखेंगे एक साथ, लेकिन ये कहाँ देखने के लिए मिलता है, ये यूजुअली देखने को मिलता है बच्चों इन केस ऑफ सॉल्ट, मैच बॉक्स, ऐसी जगह पे आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे सॉल्ट की प्राइस कम हो गई तो क्या आज सब्जी में आधा किलो नमक डाल दोगे, हैं, आज का सब्जी में आधा किलो नमक डाल दोगे, अरे नहीं आज तो यार नमक सस्ता हो गया, नमक सस्ता है, नमक तो बनता है आज, नमक सस्ता हो गया, डाल दो आज तो सब्जी में आधा किलो नमक, अरे भाई कौन करता है ये। सो ऐसे केस है, राइट। अब उसके बाद में हम केस नंबर 2 ले रहे हैं, जहाँ पे क्या कि प्राइस में कम कर रहा हूँ रफली 40% से, डिमांड कम हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है लेकिन बहुत स्लाइटली, राइट, इसलिए इसका आंसर लेस देन 1 आता है। इसको कहते हैं हम रिलेटिवली इलास्टिक। क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिवली इलास्टिक। सर ये चार्ट में क्या होगा, ये लीजिए जनाब आपके लिए पेश है, चार्ट में स्टार्टिंग में लिख के दिया मैंने, राइट, प्राइस इलास्टिसिटी इज मोर देन 1, इसको बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। इसका मीनिंग क्या है कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड, सॉरी रिलेटिवली इनइलास्टिक चाहिए, आई एम सो सॉरी, इधर देखो क्या रहा है कि मैं 2%, मैं 40% से प्राइस कम कर रहा हूँ, 2% से डिमांड बढ़ रहा है, मतलब मैं अभी भी क्या बोलूँगा यार, बहुत भाव खा रहा है यार, मैं इतना बात करता हूँ उससे, मैं इसको इतनी बार हेलो हेलो बोलता हूँ, वो सामने वाला बात ही नहीं करता, बहुत भाव खा रहा है, तो परफेक्ट थोड़ा सा ही बात करता है, बिल्कुल भी बात नहीं करता तो परफेक्टली इनइलास्टिक, थोड़ा सा बात कर रहा है रिलेटिवली इनइलास्टिक। तो रिलेटिवली इलास्टिक इन मतलब ई इज लेस देन 1, क्या आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा, प्राइस इलास्टिसिटी, पी स्टैंड्स फॉर प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, डी मतलब क्या, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, इसको कहते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक। इसका मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। चाहो तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्या है 2 डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या है, मान लो 40%, मैंने 40% 2% मैंने 40% से प्राइस क्या कर दी कम, तब जाके डिमांड सिर्फ 2% से बढ़ी है, आंसर डेफिनेटली ई से 1 से कम आएगा। इसका जो शेप रहता है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये क्या होता है, ये यूजुअली एसेंशियल डेली गुड्स जो रहते हैं, राइस व्हीट, वहाँ पे ये होता है। सॉल्ट एकदम ही अलग चीज़ हो गई, लेकिन राइस व्हीट ये हमारे एसेंशियल्स है रोज़ के, तो इनका जब प्राइस कम भी होता है तो ऐसे नहीं कि हम बहुत चपाती डायरेक्टली खाना स्टार्ट करते हैं। हाँ, थोड़ा सा आज अगर मान लीजिए राइस सस्ता है, व्हीट थोड़ा सस्ता हो जाए, तो राइस अगर सस्ता हो गया तो हम क्या करते हैं, राइस का इंटेक थोड़ा सा बढ़ा देंगे, दूसरी चीज़ों का इंटेक थोड़ा कम करेंगे, राइस का इंटेक बढ़ा देंगे, क्यों, राइस सस्ता हुआ है। सो हाँ, 10-20% 30% से प्राइस जब कम हो जाए तो 2-5% 10% से लोगों की डिमांड बढ़ती है। ई का आंसर लेस देन 1 आएगा। केस 2 था, केस 3 था यूनिटरी का। यूनिटरी मतलब क्या, जहाँ प्राइस इलास्टिसिटी की वैल्यू आएगी 1, जहाँ पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इन्हें 20% से प्राइस कम की, आपने 20% से डिमांड बढ़ा दी, हाँ, ऐसे केस में आंसर आएगा 1। ये यूजुअली कहाँ आता है, ये होता है ये नॉर्मल गुड्स, ऑल नॉर्मल गुड्स में यूजुअली ऐसा रहता है, जो नॉर्मल गुड्स है आपके, जो कोई भी स्पेशल टाइप के गुड्स है वो नहीं, लेकिन जो नॉर्मल गुड्स है जैसे कपड़े बोलो, घड़ी बोलो, आपके नॉर्मल गुड्स, उन जगह पे आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि भाई जितना डिस्काउंट उतना ही ओवरऑल मार्केट में डिमांड भी बढ़ता है। ओके, और फिर हमने देखा था कि यार मैंने तो सिर्फ 10% से प्राइस कम कर दी और लाइन लग गई, मैंने 20% डिस्काउंट दिया, 80% से डिमांड बढ़ गया, मैंने 20% से प्राइस कम की, 80% से डिमांड बढ़ गया, इसको बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक। यहाँ पे आंसर आएगा मोर देन 1, क्योंकि नीचे है 20, ऊपर है 80, आंसर आएगा यहाँ पे 4 मीन्स मोर देन 1 आंसर आता है। ये यूजुअली आपको लग्जरी के केस में देखने के लिए मिलता है कि लग्जरियस गुड्स की प्राइस थोड़ी भी कम होती है ना, तो ओवरऑल डिमांड उनकी बहुत बढ़ जाती है, कि लोग कई दिनों से उसको खरीदना चाहते थे पर रुके थे कि कब प्राइस होगा। एग्जाम्पल बच्चों, दिवाली ऑफर, जब दिवाली ऑफर आता है या ईद का ऑफर आता है, उस टाइम पे कई सारे लोग रुके रहते हैं, यार घर टीवी खरीदना है,
दिवाली के वक्त खरीदेंगे, वहाँ पे क्या रहेगा, डिस्काउंट रहेगा, वहाँ पे क्या रहेगा, ऑफर रहेगा दिवाली के टाइम पे। करेंगे पॉइंट। सो एसेंशियली ये कहाँ देखने के लिए मिलता है, लग्जरी गुड्स के केस में। लग्जरी गुड्स कैसे रहते हैं, कई दिनों से लोगों को लेना रहता है वो, तो उनके लाइफ में उस लग्जरी का वैक्यूम रहता है, लेना है यार, लेना है, एक स्मार्टफोन लेना है, एक लैपटॉप लेना है। इसलिए जैसे उसकी प्राइस कम होती है ना, सब दौड़ जाते हैं लेने के लिए, सब के सब। तो 20% डिस्काउंट मिल गया दिवाली में, देखना आप शोरूम में भीड़ की भीड़ लग जाती है। वैसा नेसेसिटी में नहीं होता, नेसेसिटी के केस में कभी वैक्यूम नहीं रहता, चावल खाना है यार, चावल खाना है यार, एक दिन चावल खाना है, रोज ही खा रहे, नेसेसिटी है वो हमारी। तो जब उसकी प्राइस कम हो जाती है ना, तो लगेज लाइन नहीं लगती लोगों की, इसलिए वो रिलेटिवली इन इलास्टिक है, जबकि ये रिलेटिवली इलास्टिक है। कौन सी गुड्स, लग्जरी गुड्स। फेयर इनफ। और इसके बाद में हमने एक केस देखा था जहाँ परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब क्या कि ऑलमोस्ट परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या है, नो चेंज इन प्राइस, मतलब ऑलमोस्ट जीरो, एंड डिमांड चेंजेस इनफाइनाइटली। ओके, तो इसको क्या कहते हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के केस में ये यूजुअली होता है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में मतलब क्या, वो जैसे फॉर एग्जांपल पेप्सी एंड कोका कोला तू की, जो कोका कोला तू और पेप्सी। अब पेप्सी ने मान लेते हैं 10%, पेप्सी ने मान लो सिर्फ 2% से प्राइस कम की। अब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कोका कोला एंड पेप्सी दोनों सेम लगते हैं, मान लो। अभी आप बोलोगे सर सेम नहीं है, मैंने एकदम ठीक से पियोगे तो दोनों अलग है। भाई मेरे को उस चर्चे में गिरना नहीं, आप मान लो ना कि कोक एंड पेप्सी दोनों क्या है, सेम है टेस्ट में। अब जैसे पेप्सी ने 2% से भी प्राइस कम कर ली, तो कोक पीने वाला बंदा डायरेक्टली पेप्सी पीना शुरू करेगा। जो पेप्सी पी रहा था तो पेप्सी पिएगा ही, जो कोक पी रहा था वो भी पेप्सी पीना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि वो क्या बोलेगा, जब सेम ही टेस्ट मिल रहा है दोनों में, तो जो सस्ता है बोलो ना, नहीं सर 1 ही रुपये से कम हुआ है प्राइस, 2 ही रुपये से कम हुआ है। अरे ठीक है 1 रुपये तो 2 रुपये, पर बच रहे हैं ना 1-2 रुपये, तो क्यों ना बचाए, 1 रुपये भी बचाया जाए। जब दोनों सेम, एकदम दोनों सेम है, और एक चीज़ अगर सस्ती है तो लोग क्या करेंगे, जो सस्ते वाली वही लेंगे, अगर दोनों एग्जैक्ट सेम है। बस वही तो बात यहाँ पे हो रही है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में देखने के लिए मिलता है कि सामने परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मतलब परफेक्ट दुश्मन। किसी एक दुश्मन ने अपनी प्राइस थोड़ी भी कम की ना, थोड़ी मतलब ऑलमोस्ट जीरो, दूसरे वाले की डिमांड अचानक से बढ़ जाती है। फेयर एनफ एवरीवन, एंड हेंस ऐसे इसको परफेक्टली इलास्टिक केस मतलब क्या कि देयर इज ऑलमोस्ट नो चेंज इन प्राइस। कम ऑन, व्हाट, देयर इज ऑलमोस्ट नो चेंज इन प्राइस, स्टिल देयर इज अ कंसिडरेबल चेंज इन डिमांड। और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना है, मान लो 10, जबकि परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या है 0, एंड एनीथिंग अपॉन 0 क्या रहता है बच्चों, इनफाइनाइट। ये बहुत स्पेशल केस है बच्चों, प्लीज, ये बहुत स्पेशल केस है। एनीथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। ये प्लीज चीज आप नोट करो, और अगर आप अपने दोस्तों का भला चाहते हो तो अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर करो, उनको बताओ कि ये एक स्पेशल केस है। उनको बताना जब भी मिलोगे कि भाई यहाँ पे ध्यान देना, एनीथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट आता है। यहाँ पे कई, मैं आपको बोलता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से 40% बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। जब क्वेश्चन आता है एनीथिंग अपॉन 0, 0 लिख देते हैं, स्पेशली वो जिन्होंने मैथ्स नहीं लिया होगा, या जिनको मैथ्स मान लीजिए थोड़ा सा टफ जाता है, ऐसी ब्लंडर करके आ जाते हैं हाथ। और ये एकदम फेमस क्वेश्चन एग्जाम में, तो प्लीज ये आप भी नोट करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। अगर आप ये नहीं बता सकते तो उनको ये वीडियो शेयर कर देना, इस वीडियो का लिंक उनको दे देना, लेकिन ध्यान, और उसको टाइमिंग के साथ देना। भाई भले पूरा लेक्चर मत देख, लेकिन ये पॉइंट देख, उसका भला हो जाएगा, राइट। ओके सर, तो हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। क्या देख लिया हमने देख लिया डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। आला लेते हैं अब सब बच्चों, सिर्फ लास्ट में इसका शेप देखने का वक्त आ गया। आप शेप कैसे देखेंगे, आप देखेंगे सभी शेप ड्रॉ करते वक्त बी क्विक, यहाँ मेरे साथ अनडिवाइडेड अटेंशन रखो, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। एग्जाम में ग्राफ के ऊपर बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं, और इसलिए हम ग्राफ की लास्ट में स्पेशल रिवीजन लेने वाले, जहाँ ग्राफ का ही चर्चा होगा। ओके, ध्यान से देखना बच्चों, जब इलास्टिक रहती ना कोई चीज़ तो थोड़ा फ्लैट करवाता है, फ्लैट। अब वो फ्लैट क्यों आता है, देखो बच्चों, इलास्टिक मतलब क्या, थोड़ा सा क्या मैंने प्राइस कम किया, डिमांड इतना बढ़ गया, थोड़ा सा क्या मैंने प्राइस चेंज किया, डिमांड इतना बढ़ गया। मतलब क्या, चेक करेंगे सभी। तो ये प्राइस थी, इतना डिमांड था क्या P1 पे Q1, अब प्राइस P2 हो गई, कितनी गिरी, इतनी, लेकिन डिमांड हो गॉड इतना बढ़ गया। इसी को तो हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक। इसलिए जब डिमांड इलास्टिक रहता है तो ये डिमांड का नेगेटिव स्लोपिंग ही है, लेकिन फ्लैट हो जाता है। क्या हो जाता है, फ्लैट। वही अगर रिलेटिवली इलास्टिक दिखाना आपको, कौन क्या दिखाना आपको रिलेटिवली इलास्टिक दिखाना है, तो रिलेटिवली इलास्टिक के केस में डिमांड का स्टीप हो जाता है। ये है रिलेटिवली इलास्टिक, और अगर आपको रिलेटिवली इन इलास्टिक दिखाना है, इन इलास्टिक, तो डिमांड का स्टीप हो जाता है। बच्चों प्लीज ध्यान से देखिएगा,
आप भी देखिए, और जैसे मैं आपसे कहा अपने दोस्तों को प्लीज़ ये पॉइंट ज़रूर शेयर कीजिएगा उनके साथ। ये टफ है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है और बच्चे गलती करते हैं, बड़ा सिंपल, लेकिन गलती बच्चे यहाँ पे बहुत कर देते हैं। रिलेटिवली इन इलास्टिक है तो समझ लेना स्टीप स्लोप रहता है। स्टीप स्लोप क्या दिखा था, देखो ये प्राइस थी, ये P1, ये Q1, मैंने बहुत प्राइस कम कर दी, बहुत प्राइस कम कर दी। मैं P2 पे आ गया, यहाँ से यहाँ तक आ गया, प्राइस इतनी कम करने पे थोड़ी सी डिमांड बढ़ी है बस। मैं P1 से P2 पे आ गया, इतनी प्राइस कम हो गई, फिर भी डिमांड बच्चों सिर्फ Q1 से Q2 ही थोड़ी सी ही बढ़ी है, थोड़ी सी ही बढ़ी है डिमांड। इसको हम बोलेंगे कि डिमांड कैसा है, रिलेटिवली इन इलास्टिक। कैसा है डिमांड, रिलेटिवली इन इलास्टिक, कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स आ नहीं रहा, इतना प्राइस कम किया इतना सा डिमांड बढ़ा। और वही यहाँ पे देखो, इतना सा क्या प्राइस कम किया, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एकदम 3D मॉडलिंग के साथ दिख रहा है कि नहीं, एग्जैक्ट हाथ मैच हो रहे मेरे, यस सर। इतना सा क्या प्राइस कम हो गया, आप देख सकते हो डिमांड देखो यहां से यहां पहुंच गया। फॉर अ स्मॉल चेंज इन प्राइस, फॉर अ स्मॉल चेंज इन प्राइस देयर इज अ हेवी चेंज इन डिमांड। बहुत ज्यादा डिमांड में चेंज हो गया, पूरा डिमांड यहां से यहां इतना ज्यादा, और यहां फॉर हेवी चेंज इन प्राइस बहुत ज्यादा प्राइस कम हुई, तब जाके थोड़ा सा डिमांड बढ़ा। ऐसे सो कहते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक, ऐसे सो कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक। तो अगर ये आपको समझ में आ गया बच्चों, तो आइए सारे के सारे 5 के 5 डिग्रीज को हम यहाँ पे प्लॉट करने वाले हैं। आप सब मेरे साथ ड्रॉ करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, ओके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या है मेरा, यहाँ मैं जानता हूँ यहाँ पे है क्वांटिटी डिमांडेड पर यूनिट ऑफ टाइम। सर टाइम लिखो सर, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बेटा लिख देता हूँ। टाइम इंपॉर्टेंट क्या रहता है, डिमांड बताते हो तो आपको प्राइस, क्वांटिटी और टाइम तीनों चीज़ें बतानी रहती है। हाँ सर, और यहाँ पे है प्राइस। अब ध्यान से देखना, ये क्या दिखाता है, वर्टिकली स्ट्रेट लाइन, ये दिखा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। क्या दिखाता है वो, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। क्यों सर, देखो ना क्या दिखा रहा है वो, प्राइस P1 थी फिर भी चाचा एक ही टैबलेट खरीद रहे हैं, प्राइस एकदम कम हो गई फिर भी चाचा एक ही टैबलेट खरीद रहे हैं। देयर इज नो चेंज, प्राइस मेरी चेंज हो रही है बट देयर इज नो चेंज इन डिमांड। प्राइस मेरी चेंज हो रही है लेकिन देयर इज नो चेंज इन डिमांड। इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक, एकदम स्टीप लाइन आएगा ये परफेक्टली इलास्टिक। यहाँ पे E का वैल्यू क्या रहेगा, इनफाइनाइट। इसके बीच में E का वैल्यू रहता है 1। ये जो बीच वाला लाइन रहता है ना यूनिट का, वो एकदम बरोबर आता है, ना वो फ्लैट आता है ना वो स्टीप आता है, वो थोड़ा सा बरोबर आता है, ऐसा प्रोपोर्शनेट। जो क्या दिखाता है, देखिए जितना प्राइस में चेंज आप देखोगे, जितना प्राइस में चेंज है उतना ही डिमांड में भी चेंज दिखेगा। प्राइस 10% से कम, डिमांड 10% से ज़्यादा, प्राइस 20% से कम, डिमांड 20% से ज़्यादा। जितना यहाँ पे डिस्टेंस दिख रहा है ऑलमोस्ट उतना डिस्टेंस आपको यहाँ पे मिलेगा। ना ही ये बहुत फ्लैट है, इसके जैसे एकदम फ्लैट भी नहीं एकदम स्टीप भी नहीं, प्रोपोर्शनेट। इसको बोलेंगे यूनिटरी डिमांड। तो यूनिटरी डिमांड आपका ऑलमोस्ट कैसा आएगा, ऐसा बीचों बीच। और इसके बीच में आता है आपका E इज मोर देन 1। आप देख सकते हो कैसा है ये कैसी है, ये थोड़ी सी फ्लैट लाइन है। और ये जो स्टीप है ये क्या है, E इज व्हाट, कम ऑन, लेस देन 1। और यहाँ पे जो परफेक्टली स्ट्रेट है एकदम वर्टिकली, वहाँ पे क्या E इज इक्वल टू 0। ये क्या किया मैंने बच्चों, 5 केसेस थे अपने, पांचों केसेस के मैंने डिमांड को यहाँ पे ड्रॉ की। अब डिमांड को देखना बच्चों, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। नेगेटिव कैसे पहचानने का मैंने आपको बताया था। तो बच्चों ग्राफ की थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस लेता हूँ मैं, प्लीज़ अगर आपको बोर हो रहा था, आई एम सॉरी, बट ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। डिटेल में पढ़ो, सिर्फ रट्टा मार के आगे बढ़ना है तो प्लीज़ मत पढ़ना हमसे। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ अगर मैं दिखाऊँ ग्राफ को, ये मेरा क्या आ गया, थोड़ा फ्लैट, ये आ गया थोड़ा स्टीप, ये आ गया प्रोपोर्शनेट। तीनों नेगेटिव स्लोपिंग है। सर तीनों नेगेटिव स्लोपिंग है कैसे बच्चों, मैंने क्या बोला, नेगेटिव स्लोप कैसे पहचानने का। इस लाइन को मान लो मैं और आगे लेके जाऊँ, नेगेटिव स्लोप कैसे दिखाने का, कि आपको देखना है कि आपके एक्स एक्सेस के राइट साइड से, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस, राइट साइड से चेक करने का। ये एक्स एक्सेस का राइट साइड, ये एक्स एक्सेस का लेफ्ट साइड। एक्स एक्सेस के राइट साइड के साथ अगर ये मोर देन 90 का एंगल बना रहा है क्या, हाँ सर। ये भी मोर देन 90 बना रहा है, हाँ सर। क्या ये भी मोर देन 90 बना रहा है, हाँ सर। मतलब तीनों नेगेटिव स्लोपिंग है। अगर ये लेस देन 90 का एंगल बना, मतलब एक ऐसे रहता है राइट साइड से लेस देन 90 के, तो ये सब पॉजिटिव स्लोपिंग हो गए, सबके सब लाइन पॉजिटिव स्लोपिंग है। ओके, यहाँ पे एक मिनट सभी देखें वापस एक बार ग्राफ। याद रखना बच्चों, ये सब लेस देन 90 का एंगल बना रहे हैं, तो चाहे फ्लैट हो चाहे स्टीप हो कैसे भी हो, जब तक ये लेस देन 90 का एंगल बना रहे हैं ये सब पॉजिटिव स्लोपिंग है।
और पॉजिटिव स्लोप क्या दिखा था कि x जब भी बढ़ेगा y भी बढ़ेगा, या y जब भी बढ़ेगा x भी बढ़ेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे, y गिरा x भी गिरेगा। ओके, वही ये सब लाइन नेगेटिव लाइन कहलाएंगे, नेगेटिव स्लोपिंग लाइंस। हमेशा रखना बच्चों, ऐसा ग्राफ पढ़ो ना कि इसके बाद लाइफ में कोई भी ग्राफ देखो आपको समझ में आना चाहिए स्लोप क्या है। ये नेगेटिव स्लोपिंग है सबके सब, मोर देन 90 का एंगल बना रहे हैं। मतलब क्या सर नेगेटिव स्लोप मतलब क्या? नेगेटिव स्लोप मतलब बच्चों ये दिखा रहा है कि जब जब x बढ़ेगा y कम होगा। जब जब x बढ़ेगा, जैसे यहाँ पे हमने डिमांड का निकाला है, जब जब प्राइस कम होगी P1 से आप P2 पे आएंगे, x बढ़ेगा, y कम x ज़्यादा, y ज़्यादा x कम। और ये सिर्फ डिमांड के केस में नहीं होता बच्चों, ये हर जगह है, हर जगह है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर मुझे दिखाना है स्पीड एंड टाइम रिक्वायर्ड, जितनी स्पीड ज़्यादा उतना टाइम रिक्वायर्ड कम। जितना फास्ट आप गाड़ी चलाओगे, जितनी आपकी स्पीड ज़्यादा होगी उतना टाइम रिक्वायर्ड कम होगा। तो स्पीड ज़्यादा है, टाइम कम। स्पीड अगर आपने कम की तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो सिर्फ ये नेगेटिव और पॉजिटिव स्लोप जो रहता है, इसका जो मैंने आज आपको अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया एक बार का ब्रह्मास्त्र तरीके से कि भाई कैसे पहचानेगा कौन नेगेटिव और कौन पॉजिटिव है, ये नॉलेज आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स तक सीमित नहीं रखना है। इसके बाद लाइफ में कभी भी कोई भी ग्राफ देखो, पहले आपको एटलीस्ट ये तो बताया जाना चाहिए कि वो पॉजिटिव स्लोपिंग है या वो नेगेटिव स्लोपिंग है। और अगर वो पॉजिटिव स्लोपिंग है तो उसका मीनिंग क्या निकलता है कि सर जब जब एक्स बढ़ेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे, एक्स बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा, एक्स गिरेगा तो वाई भी गिरेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन। एग्जाम्पल सर इसका एग्जाम्पल और देना, अगर लॉ ऑफ सप्लाई तो है पर लॉ ऑफ सप्लाई छोड़ दो, सर टेम्परेचर और एयर कंडीशनर। जब जब टेम्परेचर बढ़ता है तब तब एयर कंडीशनर का सेल भी बढ़ता है मार्केट में। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा वैसे से एयर कंडीशनर का सेल कम होगा। टेम्परेचर बढ़ता है, देखो समर्स में सबसे ज़्यादा एयर कंडीशनर क्यों बिकते हैं कि तभी टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर जितना ज़्यादा उतना एयर कंडीशनर का सेल भी ज़्यादा, टेम्परेचर जितना कम उतना एयर कंडीशनर का सेल भी कम। पॉजिटिव स्लोप हुआ। नेगेटिव स्लोप का एग्जांपल स्पीड एंड टाइम। जितनी स्पीड ज़्यादा उतना टाइम कम लगेगा डिस्टेंस कवर करने के लिए। जितनी आप स्लो स्पीड से गाड़ी चलाओगे उतना टाइम ज़्यादा लगेगा उतना ही डिस्टेंस कवर करने के लिए। फेयर ना एवरीवन? यस सर। तो बच्चों जब मोर देन 90 का एंगल हो, मोर देन 90 का एंगल यहाँ पे देखो एकदम बरोबर मेरे हाथ के पीछे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सर कैसे क्या आप बरोबर मैच करते हो? अरे जादू है जादू। चलिए, तो मोर देन 90 का एंगल दिख रहा है, ये नेगेटिव स्लोपिंग है। ये लेस देन 90 का एंगल दिख रहा है, ये क्या? पॉजिटिव स्लोपिंग। फेयर इनफ एवरीबॉडी? यस नो? हाँ सर। वैसे यहाँ पे हमने लॉ ऑफ डिमांड के सारे कर्व्स निकाल दिए 5 के 5 डिग्रीज के। ये सबसे फ्लैट है, परफेक्टली इलास्टिक। ये परफेक्टली इलास्टिक क्यों? ये परफेक्टली इलास्टिक है क्योंकि देखो हाई प्राइस पे भी डिमांड एक टैबलेट की है, लो प्राइस पे भी डिमांड एक ही टैबलेट की है। इसको हम बोलेंगे दिस इज परफेक्टली इलास्टिक। देखो स्टीप है, स्टीप स्लोप मैंने आपको दिखा। स्टीप स्लोप क्या दिखा था? देखो ये स्टीप, बहुत प्राइस कम, थोड़ी सी डिमांड बढ़ गई। और वही फ्लैट स्लोप क्या दिखाता है? थोड़ा सा प्राइस कम, बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई। फ्लैट स्लोप क्या देखना? फ्लैट स्लोप रिलेटिवली इलास्टिक, स्टीप स्लोप रिलेटिवली इन इलास्टिक। बरोबर प्रोपोर्शनेट पे जो लाइन रहे उसको बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक। एकदम फ्लैट स्लोप क्या रहेगा? एकदम फ्लैट स्लोप क्या रहेगा? परफेक्टली क्या? परफेक्टली इलास्टिक। और वर्टिकली स्ट्रेट लाइन अगर रहेगी एकदम परफेक्ट, एकदम वर्टिकल परपेंडिकुलर रहेगा एक्स एक्सिस पे, तो वर्टिकल स्ट्रेट, तो क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको? परफेक्टली इलास्टिक। अब बच्चों ये जो शेप है ना जो बरोबर बीचों बीच रहता है, इस शेप को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं इसको? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि वो एकदम बीचों बीच है, ना उस तरफ ना इस तरफ, इसलिए उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। उस शेप का नाम क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जिनको उसका भी लॉजिक चाहिए सर, तो आप तो लॉजिक दो यार सर, आप हर चीज़ का देते हो तो इसका भी दे दो। इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसको क्यों बोलते लो, उसका भी लॉजिक मैं आपको देता हूँ। बहुत कम लोग बोलेंगे इसको, अब क्योंकि फॉर्चुनेटली मैं मैथ्स भी पढ़ाता हूँ, अब कोनिक सेक्शन वगैरह आता है तो थोड़ा हाइपरबोला एलिप्स हो जाता है। तो चलिए बता देता हूँ मैं एग्जैक्टली इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नाम क्यों गिरा। सो इतना गंदा नाम कोई रखता है? जैसे नाम कैसा रहना चाहिए? फ्लैट, स्टीप, है कि नहीं? ये कितना सिंपल लाइन है, सिंपल नाम है लाइन का, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एक तो दिखता है ट्राइंगल के जैसा, रेक्टेंगुलर क्यों सर? क्योंकि एक्चुअली इसका रीजन बच्चों ऐसा है क्योंकि ये एग्जैक्ट बरोबर है ना, ऐसी 45 डिग्री पर रहती है लाइन। तो क्या होता है कि आप जब भी कोई रेक्टेंगल, यहाँ से देखो ये मैंने ड्रॉ किया, इस प्राइस पे ये क्वांटिटी, इस प्राइस पे ये क्वांटिटी, आप देखोगे जो एरिया इस रेक्टेंगल की आएगी ना वही एरिया इस रेक्टेंगल की भी आएगी। हर रेक्टेंगल की एरिया वापस सेम रहती है, उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कहीं बीच में भी अगर आपने ड्रॉ करना है बीच में, बीच वाली प्राइस ठीक है, ये रेक्टेंगल की भी एरिया उतनी आएगी जितनी इन दोनों की थी। हर रेक्टेंगल की एरिया यहाँ पे सेम आती है क्योंकि ये लाइन बरोबर है ना प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप दिखाता है, एकदम प्रोपोर्शनेट।
बरोबर बीच में, ना फ्लैट ना स्टीप, इसलिए हर रेक्टेंगल का एरिया सेम रहता है, इसलिए इसका नाम मिल गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आहा क्या नाम है सर, ऐसा नाम होना चाहिए कि नहीं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कौन बोला? रेक्टेंगुलर। क्या बोला? हाइपरबोला। सर एक और बार, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बच्चों मैं आपको 10 बार बोल रहा हूँ, ये प्लीज शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं और बच्चे ना जाने क्यों इतने आसान चीज़ में भी मार्क्स खो देते हैं। राइट, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है, आपको ज़रूर ये लेक्चर पसंद आता होगा। आई होप यू आर लाइकिंग इट, बट इफ़ यू आर लाइकिंग इट प्लीज़ 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 आप अपने दोस्तों को ज़रूर ये बताइएगा, क्योंकि ये एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आप तक ये नॉलेज ना रखे, शेयरिंग इज केयरिंग। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब क्या कि भाई कोई भी आप रेक्टेंगल निकालो यहाँ पे, यस नो, तो सब रेक्टेंगल्स की क्या रहने वाली, एरिया सेम रहने वाली, इसलिए इसका नाम क्या, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कौन बोला? रेक्टेंगुलर। क्या बोला? हाइपरबोला। ओके चलिए, तो ये अलग अलग शेप्स हैं जो हमने निकाल दिए, और ये सारे शेप्स भी आपको ड्रॉ करने की जरूरत एज तो नहीं है, मैंने यहाँ पे ग्राफ में दिया है ड्रॉ करके, राइट, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा प्लीज़ अपने हाथों से इसको ड्रॉ करें। याद रखें, परफेक्ट रिलेटिवली इलास्टिक फ्लैट रहता है, रिलेटिवली इन इलास्टिक स्टीप रहता है। अगर आपने ये दो भी याद रख लिया ना, कोई भी दो आप याद रखिए, परफेक्टली इलास्टिक फ्लैट रहता है, परफेक्टली इन इलास्टिक स्टीप रहता है। अगर आपने ये और ये भी याद रख लिया ना, तो आपको बीच का सब आ जाएगा। यूनिटरी तो बराबर बीच में आप निकाल लोगे कि ये बीच में जो आया वो कौन है, यूनिटरी। फिर बराबर ये यूनिटरी है, ये 1 है और ये इन्फिनिटी है, मतलब यहाँ पे बीच वाला क्या रहेगा, मोर देन 1। ये 1 है इधर और इधर इन्फिनिटी है, मतलब बीच वाला क्या रहेगा, मोर देन 1। अब ये बीच वाला 1 है और इधर 0 है, इधर 1 है इधर 0 है, मतलब बीच में कौन रहेगा, लेस देन 1 वाला केस, 0.2 0.3 0.7 वाला केस। इस तरीके से जनाब लीजिए, हमने खत्म कर दिया है इलास्टिसिटी में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। आई होप आप इसको, इसलिए ये लेक्चर बड़ा पसंद आया होगा, आप इसको लाइक जरूर देंगे, और अगर आपको ये पसंद आया है बच्चों, तो प्लीज़ 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 इसको अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपसे कहा है। अगले लेक्चर में मैं आपको मिलूंगा, शर्माना मत। अगर आपको पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक करना है बच्चों लेक्चर को, और अगले लेक्चर में जब मैं आपको मिलूंगा, we'll see you with income elasticity and cross price elasticity. I hope you'll join me in the next session as well. Until then, please take care and bye-bye.